स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और सबसे अंत में फ्रांस आते हैं। तो फ्रांसीसी जो है, इनके आगमन और इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक फ्रांसीसी मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। तो मेडागास्कर जो है इसको जान रहे हैं आप लोग, हिंद महासागर में है। कहाँ पे है इसका जो लोकेशन, अगर विजेट देखेंगे तो साउथ साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है, उसके पास ही में है। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राज्याधीन कंपनी थी। तो लुई 14वां जो है वहाँ का किंग था फ्रांस का, उसके मंत्री थे काल्बर्ट। उनके द्वारा जो 1664 में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना की जाती है। और ये पूर्णतः जो है सरकारी कंपनी थी, क्योंकि इसमें सारा पैसा जो है सरकार का लगा हुआ था। तो जो भी लाभ हानि हो रही थी व्यापार में, वो सरकार को जा रही थी सीधे। 1668 में सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया जाता है और स्थापित करने वाला व्यक्ति था फ्रांसिस कैरॉन। ये नाम याद रखेंगे आप लोग और इस सन को भी याद रखेंगे, 1668 में। ठीक एक साल बाद 1669 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करते हैं लोग। अभी इनके जितने भी कारखाने स्थापित होते हैं हम आगे अभी देख लेंगे उसको मैप के थ्रू। एक दो फैक्ट अभी आगे हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम को छीन छीन लिया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन, इसको याद रखेंगे आप लोग, 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खां लोधी से एक छोटा क्षेत्र पुदुचेरी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो फ्रैंको मार्टिन ने पुदुचेरी को प्राप्त कर लेता है किससे? शेर खां लोधी से। पुदुचेरी जो है आगे चलकर ये फ्रांस की बस्तियां यहाँ बसाई जाती हैं और यहाँ पर कई सारे जो कार्यविधियों का इनका केंद्र बनता है। ये मैप है और इनके कारखाने जो हैं उसको आप देखेंगे। कारिकल हो गया, पांडिचेरी हो गया, मछलीपट्टनम होगा, सुमन हो गया, बालासोर उड़ीसा का जो तट है, ठीक है, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल का है, ढाका आप जान रहे हैं, इसे वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है। कासिम बाजार बाजार जो है ये भी पश्चिम बंगाल का है। पटना हो गया आपका। यहाँ पे एक देख रहे हैं सूरत को, 1668 में स्थापित करते हैं यहाँ पर कारखाना। और मछलीपट्टनम देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे माहे हो गया, कालीकट हो गया। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं इनके कारखाने, ये जो है बंदरगाह है या फिर समुद्री तट के किनारे है बिल्कुल। इसकी बड़ी वजह है क्योंकि ये लोग आए थे बड़े बड़े जहाज़ों को लेकर, ठीक है। तो अपने जो सामान यहाँ पर देखेंगे, इंडोनेशिया यहाँ पे है। इंडोनेशिया से लोग मसाला वगैरह भी लेते थे और भारत का जो है यहाँ सूती वस्त्र वगैरह यहाँ पर एक्सचेंज करते थे आपस में, ठीक है। तो यहाँ मद्रास भी है, आप लोग ध्यान देंगे। ये जो अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था। तो इस वजह से ये लोग किनारे रखते थे क्योंकि यहाँ पे स्टोर करने में इनको आसानी होती थी और यहाँ से जहाज़ों पर लाद कर ये अपने यूरोप में ले जाते थे, वहाँ पे महंगे दामों में बेच देते थे, ठीक है।
आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। दोनों फ्रांस और अंग्रेज जो है अपनी अपनी व्यापार काफी तेजी से वृद्धि करने लगे थे और लाभ काफी अच्छे खासे होने लगे थे। इस वजह से व्यापार में जो है एकाधिकार के लिए और राजनीतिक नियंत्रण के लिए इन लोगों के बीच जो है संघर्ष हो जाती है। फ्रांस जो है इसकी जो नींव रखी थी राजनीतिक नियंत्रण की, उस डुप्ले था। डुप्ले 1742 में इसकी नियुक्ति होती है गवर्नर के पद पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर जो है इसको अरेंज करने का आता है, खासकर इसमें देखेंगे जिस तरह का पैटर्न एग्जाम का कथन कारण भी आ जाते हैं और युद्ध वगैरह का जो है वो मैचिंग में भी आ जाता है। तो ये सब याद रखेंगे, सन भी इसका और क्या कारण थे इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। 1740 में यूरोप यूरोप में ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया है जो आपको, वहाँ के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इसका प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर हुआ। ये भारत में कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ के उत्तराधिकार के लिए ये आपस में लड़ रहे थे 1740 में। तो ये जो भारत में भी यहाँ भी लड़ने लगे, तो भारत में तत्कालिक कारण क्या बना था, कर्नाटक का नवाब जो है उसके उत्तराधिकार के लिए ये आपस में यहाँ पे लड़ने लगे थे। पांडिचेरी जो है ये फ्रांस का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था फ्रांसीसी का। यहाँ का गवर्नर कौन था, डुप्ले था। मद्रास, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी आपने देख चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो मद्रास बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। मद्रास, कलकत्ता, कलकत्ता और बम्बई अंग्रेजों के 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो मद्रास मद्रास का गवर्नर मोर्स था। क्योंकि कर्नाटक का युद्ध इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक में लड़ा जा रहा था और मद्रास और पांडिचेरी दोनों कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत जो होती है 1746 में होती है। ठीक है? मारिसस के गवर्नर लाबोर्दने ने, जो फ्रांस का भी था, मद्रास पर अधिकार कर लेता है और डुप्ले की सहायता से। तो डुप्ले जो है मद्रास पर हमला करता है लाबोर्दने की सहायता से और उस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन लाबोर्दने जो है डुप्ले के साथ विश्वासघात करता है और कुछ पैसे रिश्वत लेकर वापस जो है मद्रास को अंग्रेजों को दे देता है। ठीक है? यहाँ कुछ माइंड मैप जो है आप लोग के लिए याद रखने में थोड़ा आसानी होगी आपको। हम देख रहे हैं फ्रांसीसियों के बारे में जानकारी दी गई, यहाँ ब्रिटिश के बारे में। पांडिचेरी उनका मुख्य केंद्र था। गवर्नर डुप्ले था। गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षा भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को स्थापित करना था। ब्रिटिश जो है यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मद्रास और कलकत्ता उनके प्रमुख केंद्र थे। इनकी नौसैनिक शक्ति फ्रांसीसियों से बेहतर थी, लेकिन थल सेना कमजोर थी। आप यहाँ देख रहे हैं ब्रिटिश की नौसेना जो है काफी मजबूत थी, वो फ्रांसीसियों से काफी मजबूत थी, लेकिन थल सेना इनकी कमजोर थी। आगे बढ़ते हैं। डुप्ले और ला बर्दोने के बीच मतभेद हो गया। ला बर्दोने ने 4 लाख पाउंड रिश्वत लेकर मद्रास को अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन डुप्ले ने वापस मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रांस के लिए, जैसे आप मद्रास की अगर लोकेशन देखेंगे आप लोग, यहाँ पर मद्रास ये वाला एरिया है और मद्रास इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे ये लोग किला, अंग्रेज जो है यहाँ पे किला वगैरह अपना बना लिए थे और जो भी ये इंडोनेशिया वगैरह से, चीन से सामान लाते थे तो मद्रास में जो फैक्ट्री में इसमें स्टोर करते थे और यहाँ के सूती वस्त्र जो है चाइना में और इंडोनेशिया में बेचते थे। मसाले जो है यहीं से ये लोग यूरोप में ट्रांसफर कर देते थे। तो ठीक है, यहाँ पर अगर कब्जा कर लेते हैं फ्रांसीसी तो
एक बहुत बड़ी जीत हो जाती है फ्रांस की, क्योंकि अब अंग्रेज जो है यहाँ से दक्षिण भारत में उतने मजबूत रह नहीं जाते हैं। फिर बम्बई और कलकत्ता ही बचेगी, ठीक है। इस वजह से मद्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से पहले हमला जो है मद्रास पे ही किया जाता है। डुप्ले जो था कि उसका दृष्टिकोण क्या था कि वो फ्रांसीसी जो मद्रास पर जो है कब्जा बनाए रखना चाहता था, लेकिन ला बरदोने जो है लालची व्यक्ति था, और 4 लाख रुपए लेकर, 4 लाख पाउंड लेकर वो अपना जो है मद्रास वापस ब्रिटिश को सौंप देता है। अब इसके पीछे भी कारण ये था कि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। इस वजह से जो इसके कर्मचारी थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपना कमाना चाहते थे, और इस वजह से ये लोग जो है अपना खुद का भी व्यापार करते थे इसमें। कंपनी का तो करते थे लेकिन खुद का भी व्यापार करते थे, तो जहाँ भी लूटपाट का मौका मिलता था वहाँ पे ये लोग कर लेते थे। जबकि अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था, वो व्यापारियों की कंपनी थी टोटली। तो व्यापारी काफ़ी जो है उनका सिस्टम जो है बिल्कुल अलग था फ्रांसीसियों से। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब को यह आश्वासन दिया था कि मद्रास जीतने के बाद उसे सौंप देता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मद्रास अंग्रेजों के कैप्चर में था, तो डुप्ले ने उन कर्नाटक के नवाब को यह आश्वासन दिया था कि अगर मद्रास पे उसका कब्जा हो जाता है तो मद्रास को नवाब को सौंप देगा, परंतु ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां विशाल सेना लेकर, लगभग 10,000 सैनिकों को लेकर, यह फ्रांसीसियों पर हम आक्रमण कर देता है। यह आक्रमण अडयार के समीप होता है। डुप्ले ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया था। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, नवाब की सेना जो है 10,000 थी और डुप्ले की सेना में मात्र 500 लोग, ठीक है। लेकिन डुप्ले जो है ये तो खाना वगैरह भी लिया था, और घोड़े वगैरह बहुत सुसज्जित थे इसके। तो इस वजह से यहाँ पर जो है चालाकी करके जीत जाता है। इसको सेंट थोमे की लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। अनवरुद्दीन की क्या योजना थी? अनवरुद्दीन खान ने फ्रांसीसियों को मद्रास से बाहर करने की योजना बनाई, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मद्रास जो है जितने बाद उसने वापस उसको दिया नहीं, इस वजह से नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास से बाहर करने की योजना बनाता है। अनवरुद्दीन खान की सेना और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जिसको सेंट थोमे की लड़ाई कहा जाता है। इसमें भारतीय सेना की हार होती है। नवाब जो है बड़ी सैनिक लेकर वहां जाता है, लेकिन उसको हार के सामना करना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है आपका? इस लड़ाई में भारतीय शासकों की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया, ठीक है। क्योंकि भारत के जो सैन्य थे वो उतने सुसज्जित नहीं थे जितने फ्रांसीसियों के थे, ठीक है। उनके फ्रांसीसियों के पास तो खाने जो इस तरह के आधुनिक हथियार थे, तो इन कमजोरियों को जो है उजागर किया। यहाँ एक चीज देखेंगे आप लोग, मद्रास मद्रास तथा नवाब सेना को पराजित करने के बाद डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब इस डुप्ले को लगने लगा था कि अगर वो चाहे तो ऐसे करके अन्य राजाओं को भी वो आराम से हरा सकता है, ठीक है। मद्रास पर विजय ने अंग्रेजों के लिए एक बहुत मतलब आई ओपनर का काम किया था। अब अंग्रेज भी जो है एक तरह से साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचने लगे थे, ठीक है। डुप्ले तो सोच ही रहा था, लेकिन अंग्रेज इससे भी मजबूत थे, ठीक है। अब यहाँ पर डुप्ले की जो विजय है, उसने जता दिया था कि अब भारत में जो है अपना सम, साम्राज्य जो है स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज पहले से ही
ये सिक्के वगैरह ढाल रहे थे। कर वगैरह में इनको काफ़ी छूट थी और कई जगहों पर जो है एक कर वसूली भी कर रहे थे, ठीक है? तो इस वजह से अब अंग्रेज जो है भारत में साम्राज्य स्थापित करने की सपना यहाँ से देखने लगे थे, क्योंकि डुप्ले ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया था। अब आगे चलकर जो है यही यही जो है अंग्रेज जो है अब अब इनके आगे जो है सिर्फ एक ही कंपनी रह गई थी, कोई फ्रांस की। अब अगर फ्रांस को ये लोग हरा देते हैं तो इनका रास्ता जो है भारत में साफ हो जाता है, क्योंकि भारत के जो राजा वगैरह हैं अंग्रेज को हरा पाना बहुत मुश्किल था उस समय, क्योंकि इन सब के पास काफी आधुनिक हथियार थे। सेंट थोमे में लड़ाई में फ्रांसीसियों की रणनीति। फ्रांसीसी सेना का गठन जो है उसका कप्तान कौन था सेंट थोमे की लड़ाई में? पैराडिस था, ठीक है। इसमें 500 सैनिक की तैनाती थी। तोपों को छिपाना, नवाब की सेना के करीब आने पर तोपों को छिपा लिए थे इन लोगों ने। और जैसे ही नवाब की सेना निकट आती है तोपों से अचानक हमला कर देते हैं। इससे क्या होता है, नवाब की सेना की घुड़सवार सेना जो है बिखर जाती है और इसमें जो है नवाब की सेना भाग जाती है और जो है फ्रांसीसी जीत जाता है। 1748 में यूरोप यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक सलाह सापिल की संधि होती है और इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी ये लोग आपस में संधि करते हैं और युद्ध को समाप्त करते हैं। संधि का क्या प्रभाव पड़ता है, एक सलाह सापिल? इसमें स्थानीय शासकों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि अब यूरोपीय कंपनियों को लगने लगा था कि स्थानीय शासक जो है उतने मजबूत नहीं है, उतने शक्तिशाली नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इस संधि में उपेक्षा की उपेक्षा की जाती है इनकी। फ्रांसीसियों को राजनीतिक लाभ यहाँ पर होता है। फ्रांसीसी रणनीतिक लाभ में यूरोपीय शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और जीते हुए अपने अपने क्षेत्र को ये लोग वापस कर लेते हैं। जैसा कि अब जान रहे हैं अमेरिका में जो है फ्रांसीसी पहले से थे, तो वहाँ का जो एक किला था उसको फ्रांसीसियों को दिया जाता है और मद्रास का जो किला है जिस पर फ्रांसीसी कब्जा कर लिए थे उसको वापस जो है ब्रिटिश को दे दिया जाता है। पहले कर्नाटक युग के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़े हैं उसको देख लेते हैं आप लोग। पहला देखते हैं, युद्ध की शुरुआत ने कई आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को जन्म दिया। व्यापार में गिरावट होती है, आप जैसे जानते हैं जहाँ भी युद्ध वगैरह होता है व्यापार में वहाँ गिरावट हो ही जाती है। तो युद्ध ने कपड़ा मसाले नील की निर्यात को बाधित किया। सैन्य खर्चे में वृद्धि, कंपनियों ने भारी सैन्य खर्चा किया जिससे आर्थिक नीतियों पर दबाव पड़ा। आर्थिक नीतियों का कड़ा होना, अब युद्ध के कारण कंपनियों का आर्थिक नीति अत्यधिक कठोर हो गया था। सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामान्य लोगों को लूटपाट, करों में वृद्धि, युद्धबंदियों के रूप में गुलाम बनाए जाने के परिणाम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की नींव भी यहीं से पड़ जाती है। डुप्ले ने हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप करना चालू कर देता है। अब यहाँ डुप्ले जो है एक कदम आगे बढ़ता है और भारतीय जो शासक है इनके जो है निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर देता है और इस वजह से अंग्रेज भी अब व्यापार की जगह जो है वो भी राजनीतिक प्रणाली अपनाते हैं और वो भी जो है एक दूसरे नवाब को जो है पकड़ लेते हैं। जैसे डुप्ले जो है चांद साहब को सपोर्ट करता है तो अनवरुद्दीन को ब्रिटिश वाले जो सपोर्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं चांद साहिब का डुप्ले जो है समर्थन करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।